हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग अप्रैल माह के बिहार करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग अप्रैल माह के वे सभी करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं जो कि आपके आगे आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बिहार के किस जिले में सेब की एक प्रजाति HRMN 99 नामक सेब की खेती की जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुजफ्फरपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के किसान हरिमन शर्मा के खोज से तैयार हुई सेब की खास वैरायटी विशेष तौर से गर्म इलाकों में भी हो सकती है। जहां गर्मियों का तापमान 40 से 48 डिग्री तक रहता है, वहां भी यह किस्म बड़ी आसानी से पनप सकती है। इस उन्नत किस्म में स्वपरागन पाया जाता है। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान ने इस किस्म को HRMN 99 नाम दिया है। तो इसमें आप लोग इसका नाम जरूर याद रखिएगा कि इसका नाम है आपका HRMN 99। ठीक है, और यह जो तैयार किया है हरिमन शर्मा ने, और वे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा बिहार के किस डेयरी को इंडिया डेयरी अवार्ड दिया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कॉम्फेड। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेशन फेडरेशन यानी कि कॉम्फेड को देश का सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी फेडरेशन का पुरस्कार दिया गया है। इंडिया डेयरी अवार्ड 2020 के जूरी द्वारा कुल 17 विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार दिया गया, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी पुरस्कार कॉम्फेड को दिया गया है। यह पुरस्कार गुणवत्तापूर्ण शुद्ध दूध उत्पादन एवं सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पाद के निर्माण, बिक्री आदि में उत्कृष्टता के आधार पर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस अभी जो है इंडिया डेयरी अवार्ड जो है वह दिया गया आपको कॉम्फेड को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किस जीव के संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉल्फिन। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2020 तक 30 पाठ्यक्रमों के माध्यम से देश में पर्यावरण और वन क्षेत्रों में 5.5 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। इसका मकसद जो है वह देश में युवाओं के भीतर रोजगार और उद्यमिता पैदा करना है। इसके ज्यादातर कोर्स जो होंगे वो 10वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए होंगे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की एक घोषणा के अनुसार अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आश्रय गृह योजना में कितने नए जिलों को शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 6 जिले। राज्य सरकार मुख्यमंत्री आश्रय गृह योजना में और 6 जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक यह योजना 12 जिलों के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसका अब 18 जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने इस योजना में 6 जिलों को शामिल किया है, और वह 6 जिले कौन कौन से हैं? वह हैं आपको किशनगंज, रोहतास, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और जमुई। यानी कि यह 6 जिलों को अभी हाल ही में इसमें शामिल किया गया। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर के सुंदरवन में बनेगा। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है। कछुआ पुनर्वास केंद्र बन जाने के बाद राज्य में कहीं भी वन विभाग या पुलिस के द्वारा जब भी कहीं कछुआ को पकड़ा जाएगा तो उसे कोर्ट में सरेंडर करने के बाद पुनर्वास केंद्र लाया जाएगा। यहाँ मेडिकल
टीम के द्वारा उसका इलाज और देखरेख किया जाएगा। जब वह स्वस्थ हो जाएगा तो उसे उसके प्राकृतिक क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि इसके मरने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोले जाने की घोषणा की गई है, तो वह है भागलपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत बिहार में कब से अंतरराज्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जून 2020 से। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड तहत पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करते हुए देश के किसी भी राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य मंत्रालय 1 जून से पूरे देश में इस सुविधा को लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। तो बिहार में जो है वह जून 2020 से यह प्रारंभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री को मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह को तरुण भारत संघ की तरफ से पर्यावरण संरक्षण 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि किसके द्वारा किया गया है, तो वह तरुण भारत संघ की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर जिले में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कोरोना के बारे में जागरूकता लाने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हेलो सखी चेन। मुजफ्फरपुर के दर्जनों ग्रामीण महिलाएं अपने हेलो सखी चैन के माध्यम से हर दिन सैकड़ों परिवारों को इस बीमारी से बचने के लिए जागरूक कर रही है। ये महिलाएं हालांकि कम पढ़ी लिखी है, लेकिन फोन पर यह अच्छे तरह से बात करती है और इस लॉकडाउन के दौरान गांव में बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी भी अधिकारियों को उपलब्ध करा रही है। तो यह वहां की महिलाओं के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो यह कहां पर चलाया जा रहा है हेलो सखी चैन? तो वह चलाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं लोग। हमारा अगला प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 150 करोड़। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत वर्ष 2020-21 में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 49 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। इस रकम का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वह 150 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1400 करोड़। बिहार सरकार ने कोरोना संकट के बीच बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को 1400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने यह राशि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को जारी किया है। ये संस्थाएं कोरोना संकट के दौरान इस राशि का एक हिस्सा बचाव और सुरक्षा के कार्यों पर खर्च कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कितने नए किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की मंजूरी दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 6। बिहार में आधे दर्जन नए किसान कम्युनिटी सेंटर खोलेंगे। इसके लाइसेंस के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें गया, औरंगाबाद, पूर्णिया, बांका, खगड़िया और शेखपुरा में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का प्रस्ताव सरकार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय से मांगा है। राज्य में 5 ऐसे रेडियो स्टेशनों को पहले ही मंजूरी मिली थी, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बाढ़ और भागलपुर के अलावा दूसरा कोई भी स्टेशन काम नहीं कर सका। तो अभी जो यह 6 के लिए प्रस्ताव दिया गया है, वह कहां के लिए दिया गया है? वह दिया गया है गया, औरंगाबाद, पूर्णिया, बांका, खगड़िया, शेखपुरा के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी धारा का पुनरुद्धार कर नई तंत्र को विकसित करने की योजना तैयार की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कमला। कमला नदी नेपाल से उत्पन्न होकर मुख्यतः बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है।
कमला नदी को जो है बिहार में गंगा के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि इसे भी वहां पर पुण्यदायिनी और महत्वपूर्ण उर्वरा शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो है अब पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को फिनलैंड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रवीश कुमार। 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी तथा मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे विदेश में मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर के रहने वाले हैं। रवीश कुमार ने 1995 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और भारतीय विदेश सेवा में आए। उनका राजनयिक करियर जकार्ता से शुरू हुआ था। वे यहां 2010 से 2013 तक पदस्थापित रहे थे। तो यह जो है रवीश कुमार, वे कहाँ के रहने वाले हैं? वो भागलपुर की जो है नाथनगर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। देश में कोरोना वायरस की महामारी के बीच पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य में कोविड-19 के प्रकोप की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के सहयोग से एक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्र के गांव को आधार मानकर बनाया गया है। इस पोर्टल पर सभी जिलों के संबंध में जानकारी होगी तथा हर जिले में कोरोना का एपिसेंटर उस जिले के मैप पर कंटेनमेंट जोन के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण पहल है। आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे देवानंद कुंवर। उल्लेखनीय है कि देवानंद कुंवर 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। उन्होंने 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी थी। कुंवर 1995 में छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। देवानंद कुशल राजनेता, विधिवेत्ता, शिक्षाविद तथा प्रशासक, एक अच्छे प्रशासक भी थे। ठीक है, तो इसे आप लोग इस नाम को याद रखेंगे, देवानंद कुंवर, जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया और वह बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रोड एक्सप्रेस। बेंगलुरु के श्री वेंकटेश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक कर चुके आशुतोष ने 2018 में पटना में इंटर और इंट्रा स्टेट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर फर्म की शुरुआत की थी और रोड एक्सप्रेसवे के नाम से इस कंपनी को बनाया था। 12 फरवरी 2019 को कुछ चुनिंदा स्टार्टअप जिन्हें सिलिकॉन वैली में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, उनमें यह स्टार्टअप भी शामिल था। 2019 में ही कनाडा के टोरंटो में कार्यालय खोलकर उन्होंने अपनी कंपनी को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप आइडिया पुरस्कार रोड एक्सप्रेसवे को दिया गया था और यह रोड एक्सप्रेसवे किसने बनाया था? वह बनाया था आशुतोष ने 2018 में। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस महिला को एसबीआई के केंद्रीय कार्यालय मुंबई में उप प्रबंधक निदेशक बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सलोनी नारायण। सलोनी ने 1998 में एसबीआई में पीओ के रूप में नौकरी की शुरुआत की थी। सलोनी की पहली पोस्टिंग भागलपुर में ही एसबीआई मेन ब्रांच में हुई थी। वर्तमान में वह लखनऊ में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रही है। सलोनी देश में एसबीआई की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की हैसियत से काम करेगी। तो यह सलोनी नारायण ने सबसे पहला अपना जो सर्विस दिया था वो भागलपुर में ही दिया था। ठीक है, और वर्तमान में यह जो है वह लखनऊ में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए डीडी बिहार पर पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण कार्यक्रम मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय का प्रसारण 11 से 12 बजे की अवधि के बीच में 20 अप्रैल से किया जा रहा है। सभी प्राचार्य प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रधान को इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण की सूचना अपने विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को मोबाइल, SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से अनिवार्य रूप से देते हुए विद्यार्थियों द्वारा इस कार्यक्रम को देखे जाने का अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो अभी लॉकडाउन में यह छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, जिससे कि बच्चे अपने घर पर बैठे बैठे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं लोग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कितने माह की सजा का प्रावधान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 6 माह। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का भी खतरा बना रहता है। भारतीय दंड विधान की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे 6 माह का कारावास एवं 200 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कितने माह का सजा का प्रावधान किया गया है? तो वह किया गया है 6 माह का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय के द्वारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग जल्द ही तरल जैविक उर्वरक किसानों को मुहैया कराएगा। अभी तक एजिटोबैक्टर, PSB और राइजोबियम को पाउडर के रूप में तैयार किया जाता रहा है। किसान 1 एकड़ में जितना पाउडर वाले जैविक उर्वरक का उपयोग करते हैं उससे करीब आधी मात्रा में इस तरल जैविक उर्वरक का उपयोग करना होगा। इससे किसानों का खर्च घटकर आधा हो जाएगा। इस तरह का उपयोग आसान होता है और इसे स्प्रे के माध्यम से भी छिड़काव किया जा सकता है। इस तरह रसायनों का कम उपयोग से फसलों की गुणवत्ता अच्छी होगी। इससे फसल की उत्पादकता जो है 10 से 15% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि यह जो बायो फर्टिलाइजर है वह किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही बरतने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक। इसमें IPC की धारा 188, 269, 270 और 271 के तहत अलग अलग दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे 6 माह का कारावास हो सकता है। अगर कोई संदिग्ध संक्रमित मरीज को इलाज के बजाय परिजन छुपाकर अपने घर में रखते हैं और इससे दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा होगा तो परिजनों को अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वैशाली। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप बुद्ध अवशेष के लिए एक प्रस्तावित संग्रहालय और स्तूप है। संग्रहालय 315 करोड़ के बजट के साथ 72 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। संपूर्ण संरचना जो है वह पत्थर से निर्मित होगी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली इसके निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन का निर्माण जो है वह वैशाली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार के किस जिले में गोकुल मिशन के तहत गाय के देसी नस्ल के संवर्धन हेतु भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी परियोजना प्रारंभ किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बक्सर, बक्सर का डुमराव। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से पूर्णिया में 50 लाख क्षमता का फ्रोजन सीमेंट सेंटर और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय के देसी नस्ल सुधार के लिए डुमराव में भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, यानी कि पूर्णिया में जो है वह फ्रोजन सीमेंट सेंटर बनाया जा रहा है और डुमराव में भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत की गई है। कृषि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। और पूर्णिया और यह बक्सर डुमराव दोनों को याद रखिएगा। पूर्णिया में जो है सीमेंट सेंटर बनाया गया है और बक्सर डुमराव में जो है वह देसी नस्ल के संवर्धन हेतु भ्रूण हस्तांतरित प्रौद्योगिकी परियोजना प्रारंभ की गई है। और यह जो है गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसकी शुरुआत की गई है 2014 में। तो यह अति महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है आम उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5वां। आम उत्पादन में बिहार का देश में 5वां स्थान है। राज्य में 1,53,000 हेक्टेयर में आम की खेती की जाती है। आम उत्पादन लगभग 15 से 16 लाख टन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। यह पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 26 अप्रैल। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक ये थे। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। ठीक है, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे 26 अप्रैल को जो है वह वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के छात्रों के प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 49 पैसे। केंद्र सरकार ने मिड डे मील के बजट 800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्र की ओर से सालाना आवंटित की जाने वाली राशि पहले 7300 करोड़ रुपए थी, अब इसमें 10.99% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में केंद्र का हिस्सा बढ़कर 8100 करोड़ रुपए हो गया है। मंत्रालय ने 1 से 5 के छात्रों के मिड डे मील का खर्च 4.48 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 4.97 रुपए कर दिया है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के मिड डे मील की राशि 6.71 रुपए से बढ़ाकर 7.45 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, प्रति विद्यार्थी 49 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर के शाही लीची को देश में विभिन्न स्थान पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा किस समूह का गठन किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप। शाही लीची और आम के प्रति खरीदारों को आकर्षित करने के लिए सरकार अब खुद नए प्लेटफॉर्म के तहत हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप तैयार करेगी। इस ग्रुप से देश के अलग अलग बड़े उत्पादकों और व्यवसायियों को इसमें जोड़ा जाएगा। वहीं लोगों को लीची के बारे में बताने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। इस ग्रुप में देश भर के उत्पादक और कारोबारी आपस में संवाद करके मोल भाव कर सकेंगे और इतना ही नहीं, वर्तमान में आ रही शिकायतों या किसी अन्य की मदद या सहायता के बारे में भी मंत्रालय को अवगत करा सकेंगे। बिहार की लीची अपनी विशेषताओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है, यह तो आप लोगों को पता होगा। यही कारण है कि इसे जीआई टैग भी पहले दिया जा चुका है। यह जो है मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय के इलाकों में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है राज्य के कितने पर्यटन स्थलों पर ऑटोमेटिक
वेदर फोरकास्ट स्टेशन बनाया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 3। पटना मौसम विज्ञान केंद्र जल्द ही राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थानों पर 2020 के अंत तक 4 एलईडी स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करेगा। और वह 4 केंद्र कहाँ कहाँ होगा? तो वह होगा पटना, बोधगया, राजगीर और वैशाली में। बारिश माप, हवा की दिशा, हवा की गति, न्यूनतम और अधिकतम तापमान, आर्द्रता, दबाव और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सभी मौसम मापदंडों के दैनिक अद्यतन स्टेशन जो है वह ये सभी प्रदर्शित करेंगे। यह मौसम भारत विज्ञान विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा, ठीक है, और वहां का सभी डाटा भी यहाँ पर उसे प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हम अगर कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे चौथा। बिहार में 2019-20 में 6.41 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। पिछले साल 2018-19 की तुलना में 39,000 यानी कि 6.4% अधिक उत्पादन हुआ है। देश भर में मछली उत्पादन में बिहार जो है अब चौथे स्थान पर आ गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि मछली उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वह चौथा हो गया है और 2019-20 में जो है वह 6.41 लाख टन मछली का उत्पादन बिहार में हुआ। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कुटुंबा तथा मोतीपुर ग्राम पंचायत। केंद्र सरकार ने राज्य की 2 पंचायतों को उल्लेखनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया है। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड की कुटुंबा पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 एवं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि कुटुंबा प्रखंड को जो है वह दिया गया है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 और समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत जो है उसको दिया गया है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों को फ्लोराइड मुक्त जल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 11। बिहार के 11 जिले, और वह 11 जिले कौन कौन से? तो वो गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, बांका, भभुआ, सासाराम और औरंगाबाद के कुछ इलाकों के भूगर्भीय जलों में जो है वहां अनुमान की सीमा से भी अधिक क्लोराइड मिला है, जिससे कि 3,814 वार्ड जो है इससे प्रभावित हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के तहत सभी घरों में शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य चल रहा है और इसी प्रोग्राम के तहत जो है इन 11 जिलों में भी फ्लोराइड मुक्त जल उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और फ्लोराइड युक्त जल के ज्यादा इस्तेमाल से जो है वह दांत खराब होता है और कमजोर होने के साथ साथ ही हड्डियां भी कमजोर होने लगती है, जिससे जो है दंत फ्लोरोसिस और अस्थि या स्केलेटल फ्लोरोसिस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आनंद किशोर। राज्य सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। केंद्र पहले ही शिवदास मीना को PMRCL का चेयरमैन नियुक्त कर चुका है। इसी के साथ PMRCL जो है अब केंद्र और राज्य सरकार की 50% हिस्सेदारी रखने वाला साझा उपक्रम बन गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक जो है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है आनंद किशोर को। और ये प्रबंध निदेशक नियुक्त होने से पहले ही शिवदास मीना को जो है वह यहाँ का चेयरमैन नियुक्त किया जा चुका है। तो यह दोनों को याद रखेंगे, चेयरमैन है शिवदास मीना और प्रबंध निदेशक कौन है? वह है आनंद किशोर। अगला प्रश्न,
हमारा अगला प्रश्न है, लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को सहायता राशि पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता के तहत बिहार के बाहर फंसे मजदूरों और अन्य लोगों को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये राशि पहुंचाने का काम शुरू किया गया। पहले चरण में कोविड-19 की वजह से राज्य से बाहर फंसे 1,03,579 लोगों के खाते में 10,35,79,000 रुपए की जमा राशि कराई गई थी। ठीक है, कोविड-19 की वजह से राज्य सरकार को कुल 2,84,674 आवेदन प्राप्त हुए थे। तो यह सिर्फ याद रखेंगे, बिहार जो है सहायता राशि कोविड-19 के दौरान पहुंचाने वाला पहला राज्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जैविक उद्यान में गैंडा पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार का इकलौता बाघों का आशियाना अब गैंडों को भी सुरक्षित ठिकाना बनेगा। नेपाल के चितवन निकुंज को ही अब तक खुला गैंडा विचरण स्थान माना जाता था, जिसके तर्ज पर बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को भी गैंडों का आशियाना बनाया जा रहा है। नेपाल के चितवन निकुंज से गैंडों की लगातार वाल्मीकि नगर रिजर्व में विचरण हो रहा है। तो याद रखेंगे सिर्फ इसे, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर जो है गैंडे पाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सौरभ राज। मोतिहारी के सौरभ राज को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर दिया गया है। नेपाल प्रांत के समाज कल्याण मंत्री जीवन घिमिरे ने अवार्ड के रूप में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट उन्हें प्रदान किया। सौरभ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं। स्कूल के दिनों में भी वह पौधारोपण करते थे और दूसरे लोगों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित करते थे। तो यह नाम आप लोग याद रखेंगे, सौरभ राज। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वज्रपात से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे इंद्रव्रज। वज्रपात की पूर्व सूचना देने के लिए इंद्रव्रज ऐप लॉन्च किया गया है, जो करीब आधा घंटा पहले इसकी सूचना देगा। राज्य में 6 जिलों में इसे लगाया जा रहा है। राज्य में जिन 6 जिलों में प्रथम चरण में इंद्रव्रज ऐप लगाए जा रहे हैं, उसमें पटना, सासाराम, दरभंगा, खगड़िया और पूर्णिया उसमें सम्मिलित हैं। इंद्रव्रज ऐप का सेंसर वज्रपात से करीब आधा घंटा पहले यह सूचना दे देगा कि उस क्षेत्र के किस हिस्से में वज्रपात होने वाला है। यह सेंसर मोबाइल टावर से जुड़ा रहेगा। जिस क्षेत्र में वज्रपात होने वाला होगा, उस क्षेत्र के मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल पर यह सूचना आने लगेगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा ऐप है? तो वह है इंद्रव्रज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे छठा। छोटे कामगारों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम की योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत आंशिक रूप से योगदान देने पर 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 या सालाना 36,000 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस योजना में अलग अलग उम्र के हिसाब से 55 रुपए से लेकर 200 रुपए मासिक योगदान का प्रावधान है। खास बात यह है कि जितना योगदान खाता धारक का होगा, सरकार भी अपने ओर से उतनी ही राशि का योगदान करेगी। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें छठा है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा कौन से नए इको टूरिज्म विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, जो वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म की तर्ज पर विकसित होगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मंगुराहा। वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म सेंटर के बाद दूसरा इको टूरिज्म सेंटर मंगुराहा में बनाया गया है। यह इको टूरिज्म सेंटर पर्यटकों के लिए कई सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। इस इको टूरिज्म सेंटर में पर्यटकों के ठहरने के लिए और रहने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। तो ये थे हमारे अप्रैल माह के अति महत्वपूर्ण
बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें, जिससे कि जो भी परीक्षा में पूछे जाएँ सवाल आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।